اردو ادب کے مشہور साहित्यकार डॉक्टर रिजवान अंसारी साहब, इन्हें मौलाना जब्बार साहब के नाम से भी सिधौली क्षेत्र में जाना जाता है। आप बलरामपुर जनपद के रहने वाले हैं, उर्दू अनुवादक हैं, 2 दर्जन से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जी। डॉक्टर साहब इल्म और अदब के मशहूर एक तरीके से मरकज़ जैसे हैं। ये यहाँ पर एक मौलाना फजल हक खैराबादी के नाम पर एक लाइब्रेरी भी लंबे समय तक चलाए हैं और मदरसा भी चलाए हैं। लोगों को शिक्षा, दीनी शिक्षा और समाजी शिक्षा से जोड़ने का काम किए हैं। डॉक्टर साहब को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अल्लामा इकबाल के नाम से पुरस्कृत किया गया है और 50,000 का पुरस्कार दिया गया राज्य परिषद की तरफ से, और मिर्ज़ा असदुल्ला खां उर्फ गालिब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब यूँ तो बहुत ही समाजी हैं, लेकिन इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं कि आप साहित्य में इतने बड़े दीदावर हैं। मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप अपनी प्रारंभिक पृष्ठभूमि के विषय में कुछ बताएं। मेरी पैदाइश ज़िला बलरामपुर के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गांव बेमियाँ में है। वहाँ मेरे ख़ानदान के लोग बहुत से पढ़े लिखे थे। मेरे खुद चचेरे भाई एक इंटर कॉलेज, जो खैर इंटर कॉलेज के नाम से ज़िला बस्ती में है, उसमें लेक्चरार थे वो। वहाँ से वो निकल करके सादुल्ला नगर आए हाशमी इंटर कॉलेज में, वहाँ भी उर्दू के वो लेक्चरार ही रहे और उन्होंने शायरी भी की, अदब में बड़ी खिदमत की। उन्हीं की दिलचस्पी और ज़ौक़ को देख करके मैंने भी एमए उर्दू में किया और वहीं की तालीम, वहीं के हालात से मुतासिर होकर मैंने इल्मी दुनिया में कदम रखा। मेरा गांव आज भी 80% लोगों से पढ़ा लिखा माना जाता है। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं और इल्म के पढ़े लिखे होने की वजह से मेरे गांव में 8 स्कूल चलते हैं, जिनमें अरबी फ़ारसी बोर्ड के इम्तहानात होते हैं। वहाँ के स्कूल्स हैं और जूनियर हाई स्कूल हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और उन्हीं में से मैं एक गांव का रहने वाला, एक इब्तदाई दौर का कहिए या एक मुब्तदी स्कॉलर हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो उर्दू की स्थिति इस समय है, ख़ास तौर से सीतापुर जनपद के एक साहित्यकार शायर अफसर विश्वानी साहब ने एक शेर लिखा है, अब उर्दू क्या है, एक बेसहारा लड़की है, मज़ा हर शख्स लेता है, मोहब्बत कौन करता है। आप उर्दू अनुवादक रहे हैं, आप उर्दू के हालात पर हम सब पाठकों को रूबरू करें। उर्दू 1947 के बाद कॉलेजों और स्कूलों से बिल्कुल बाहर हो गई। जब बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो उस ज़बान से दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है। उर्दू से दिलचस्पी हमारी भी ख़त्म हो गई और उर्दू के साथ जो दूसरी कौमों के लोग भी जुड़े हुए थे, जैसे सिख थे, हमारे सिधौली के ही लखनऊ में रहते हैं, बहुत ही आला फ़िक्र के शायर हैं, और हमारे बहुत से पंडित दयाशंकर नसीम हैं और बहुत से गैर मुस्लिम जो उर्दू से जुड़े हुए थे, आज हमारी ही कोताही की वजह से उर्दू से वो भी दूर हट रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी उर्दू ज़बान जो पहले तहज़ीब के दायरे में ही दाखिल थी, आज वो रोज़ी रोटी की तलाश में इधर उधर भटक रही है। तहज़ीब से अलग हट करके रोज़ी रोटी की तलाश में जो लगी हुई है, ये उर्दू के ज़वाल की सबसे अहम वजह है। हम उर्दू को आज जिस नज़रिए से देख रहे हैं वो नज़रिया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसको हम उर्दू की तरक्की नहीं, उर्दू की ज़वाल की बात की जाए, उर्दू पीछे चली जा रही है। हद तो यह है कि हम अपनी शादी वगैरह के कार्ड्स, पहले ज़माने में मैंने पढ़ा है एक रिसाले में कि महात्मा गांधी के शादी का कार्ड उर्दू में लिखा गया था
मगर आज हम उर्दू जानने वाले अपनी शादी ब्याह वगैरह तमाम तकरीबात के कार्ड भी उर्दू में नहीं छपाते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो सोचते हैं कि उर्दू में पढ़ेगा कौन, उर्दू में देखेगा कौन, उर्दू का कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो उर्दू की हालत बहुत ही ख़राब है और मौजूदा वक्त में उर्दू की हालत तो जिस कदर भी अफसोस किया जाए कम है, इसलिए कि ना कॉलेजों में है, ना स्कूलों में है, ना मदरसों में है। सिर्फ चंद मकतबों में उर्दू पढ़ी जाती है, वो भी मियारी नहीं गैर मियारी पढ़ी जाती है। इसलिए उर्दू के मुस्तक़बिल के बारे में इतना कहा जा सकता है कि ये ज़बान रोज़ बरोज़ तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुल के रास्ते पे चली जा रही है। और इकबाल ने सच कहा था कि डॉक्टर इकबाल साहब ने कि गलत रवि से मुनाजिल का बूद बढ़ता है, गलत रवि से मुनाजिल का बूद बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। आज हमारे बहुत से जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो उर्दू को बहुत आसानी के साथ बोलते हैं, समझते हैं, मगर हम अपने बच्चों को उर्दू ना पढ़ा करके खुद अपना ही और समाज का मुआशरे का नुकसान कर रहे हैं। ये नहायत अफसोसनाक बात है। इकबाल की शायरी पर पीएचडी की है प्रोफेसर वली उल हक अंसारी के शागिर्दी आपने हासिल की। वली उल हक अंसारी साहब फारसी के बड़े विद्वान थे। आपको उनका सानिध्य रहा है। आप वली उल हक अंसारी को किस रूप में याद कर रहे हैं और अल्लामा इकबाल साहब? अल्लामा इकबाल उर्दू के तो एक बहुत बड़े जाने माने शायर हुए ही हैं। इनकी शायरी ने एक पूरे 100 साल तक लोगों को मुतासिर किया है। हमारे उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद वली उल हक अंसारी साहब ने भी उनसे बहुत कुछ, उनकी शायरी से बहुत कुछ सीखा है। और उनके कलाम का जब हम जायज़ा लेते हैं तो बहुत कुछ अल्लामा इकबाल की शायरी से ख़यालात मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी शायरी में उन्हीं बातों को कहा अपने लफ्ज़ों में जो अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह चुके थे। वो समाज के लोगों को जगाना चाहते थे। प्रोफेसर वली उल हक अंसारी साहब ने भी यही काम किया है। वो ज़बान के साथ साथ समाज और माशरे के लोगों को भी बेदार करने की पूरी कोशिश की है। और मुझे तो ये यकीन के साथ कहने में कोई झिझक नहीं महसूस होती है कि अल्लामा इकबाल की शायरी का पट्टो प्रोफेसर वली उल हक अंसारी की शायरी में मिलता है और उनसे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर। और राम मंदिर मुद्दे जैसे ऐतिहासिक फैसले आए जिनमें कुछ लोगों की सहमतियां और असहमतियां भी रही हैं, आपका क्या विचार है? इधर मौजूदा 10 साल के अंदर हमारे समाजी ज़िंदगी में, समाज में, सियासी ज़िंदगी में काफ़ी रद्दोबदल आए। मुस्लिम माशरे को लेकर के 3 तलाक़ का मसला उठाया गया, हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अहम मसला नहीं था। बाबरी मस्जिद का मामला उठाया गया, इसका फ़ैसला भी हो गया, मंदिर तामीर भी की जा रही है। ये आज के हालात को देखते हुए बहुत अच्छा कदम उठाया गया। हम इसको निहायत ज़रूरी समझते रहे। मस्जिद की तामीर अपनी जगह पे है, मंदिर की तामीर अपनी जगह पे है। मंदिर के तामीर की ज़रूरत है, लोग उससे अक़ीदत रखते हैं। वहाँ मस्जिद के साथ साथ मंदिर का भी तामीर होना ज़रूरी था, आज हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। 3 तलाक़ का मसला इस्लामी है, इससे किसी गैर शख्स को जोड़ने की ज़रूरत तो नहीं थी, मगर इसे सियासत ने सिर्फ मुसलमान के तबके को वाहवाही लेने के लिए इसे कानूनी तौर पर पास करने की कोशिश की, जो यकीनी तौर पर नहीं करना चाहिए। ये मुसलमानों को खाली इससे वरगलाने और मुसलमानों को खाली एक नया जहन देने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही गलत है। और रह गई बात फैज़ की जो शायरी हमारे नौजवान लड़के पढ़ते हैं, जो कलाम उनका पढ़ते हैं, ये तो एक जज्बाती बात है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। फैज़ हों या मौजूदा दौर के बहुत ही मशहूर शायर राहत इंदौरी हों, इनकी शायरी में जो चीज़ हमें नज़र आती है वो जज्बात से खेलने की बात नज़र आती है। आदमी या दानिश्वर शायर जब भी कोई बात कहता है तो किसी पस मंज़र में कहता है। फैज़ अहमद फैज़ ने जनरल ज़िया उल हक के दौर की अक्कासी की है
راحت اندوری بھی ہمارے اسی دور کے عکاسی کر رہے ہیں، وہ حالات سے مجبور ہو کر کے ایسے شاعری کر رہے ہیں، مگر یہ تمام تر شاعری جذباتی ہے۔ ان شاعری میں ہم اصل ادب کا عنصر نہیں پاتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف لوگوں کی واہ واہی لینے کے لیے شاعری کی گئی، اس سے ادب کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ خیر آبادی اور ریاض خیر آباد کی سرزمین سیتاپور میں اردو ادب کی استھتی کیا ہے، خاص طور سے مشاعرے آج کی ڈیٹ میں کیسے ہیں؟ بلرام پور کے مشہور ساہتیہ کار سردار جعفری کی بھوم ہے، وہاں اور یہاں کی بھوم دونوں میں آپ کیا انتر پاتے ہیں؟ بلرام پور آپ کی جنم استھلی اور سیتاپور آپ کی کرم استھلی ہے، اس آئینے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ سردار احمد سردار جعفری صاحب بلرام پور میں پیدا ضرور ہوئے، یہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، مگر ان کی ادبی زندگی زیادہ تر حصہ بامبے میں گزری۔ بامبے میں رہ کر کے انہوں نے شاعری کی، شاعری ان کی پروان چڑھی، انہوں نے بہت سے ادبی کام کیے، مگر بلرام پور کو اس سے ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ملا، نہ انہوں نے بلرام پور میں کوئی ایسی ادبی خدمت کی جس کی بنیاد پر ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ البتہ فضل خیر آبادی یا ریاض خیر آبادی کی جو سرزمین ہے، انہوں نے خیر آباد کی سرزمین پہ بہت سے اپنی بات شعراء کو پیدا کیا۔ ان کی شاعری سے متاثر ہو کر پورا خیر آباد کا زیادہ تر حصہ علمی ادبی شعر کہتا ہے، اور وہ خیر آباد آج علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے جو علمی ادبی خدمت کی ہے وہ اردو ہو یا دیگر زبانوں میں ہو، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، بہت ہی اہم خدمت کی ہے، اور خیر آباد میں رہ کر کے انہوں نے بہت زیادہ اردو ادب کی بھی خدمت کی، شعراء کو پیدا کیا، شاعروں کو ذہن دیا، اور نئی فکر کے ساتھ اس سرزمین نے اردو ادب کی خدمت کی ہے۔ البتہ سردار احمد جعفری صاحب نے صرف تعلیم حاصل کرنے کے بعد بامبے چلے گئے، بامبے میں ہی انہوں نے اپنی شاعری کو عروج دیا، وہیں ان کا ادب پھیلا۔ ہمارے بلرام پور کو ان کی شاعری سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ بلرام پور کی شاعری میں خود وہیں کے مقامی لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پڑھی جا رہی اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں کہ منچوں کی شاعری کی کیا استھتی ہے؟ دیکھیے، شاعری واقعی دو طرح کی ہے، ایک ادبی ہے، ایک منچی ہے۔ منچ پہ جو شاعر پڑھے جاتے ہیں وہ شاعری ادب کے دائرے سے نہیں بلکہ جذباتی انداز میں ہوتے ہیں۔ موقع محل کو دیکھ کر کے شاعر کلام پڑھتا ہے، ادب کا اس سے دور دور کا رشتہ نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں۔ اور جب کوئی بھی شاعر اپنی شخصیت کا اعتراف کرانا چاہتا ہے تو ادبی اعتبار سے کراتا ہے۔ ہمارے منچ کی شاعری لوگوں کے جذبات سے کھیلتی ہے، اور وہ شاعری دیر پا نہیں ہوتی ہے، دیر تک اس قائم نہیں رہ پاتی ہے۔ لوگ سنتے ہیں، واہ واہ کر جاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھنے کے بعد اسی کا کلام خود اس کے زندہ رہتے ہوئے بھی لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسی شاعری جو آج کل منچ کے ذریعے سے کی جا رہی ہے وہ اس قدر بیکار ہے کہ اس کی شاعری یقینی طور پر شاعر کے مرنے سے پہلے مر جاتی ہے، جیسا کہ دیگر اردو کے ایک عظیم شاعر میر تقی میر جب دلی سے لکھنؤ پہنچے تو انہوں نے سرائے آغا میر ڈیوڑی پہ اس وقت کے نواب نے ان کو رہنے کے لیے جو سرائے خانہ دیا تھا وہاں رہنے لگے، اور اسی کے دوسری رات ایک نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، لکھنؤ کی تمام شعراء موجود ہوتے ہیں، مگر میر تقی میر کا لباس، ان کے طرز، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر کے دوسرے شاعروں نے جب دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے نہایت ہی بیکار قسم کا لگتا ہے، تو اس زمانے میں مائک کا دستور نہیں تھا کہ اس کے سامنے مائک پیش کیا جاتا، اعلان کیا جاتا، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ شمع روشن کیا جاتا تھا، وہی شمع اس کے سامنے پیش کر کے کلام پڑھنے کے لیے مدعو کیا جاتا تھا۔ میر تقی میر کو جب یہ کلام پڑھنے کے لیے کہا گیا تو لوگوں نے آپس میں چیمی گوئیاں شروع کر دی
کہ کون آ گیا, کون ایسا شخص ہے جو یہ اس لباس میں موجود ہے. تو میر تقی میر نے اپنا تعارف اسٹیج کے ذریعے سے کرایا تھا, اور وہ شعر تھا کہ کیا بود و باس پوچھو یورپ کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. ارے دلی میں جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو اس کا احساس لکھنؤ کے تمام موجود شعراء کے اوپر پڑا. انہوں نے سمجھ لیا کہ میر تقی میر کی زبان ہے, یہ ان کی شاعری ہے, یہ ان کا ادب ہے, اور یہ ان کا تعارف بھی ہے. تو اس کا بہت بڑا اثر پڑا تھا. لوگ میر تقی میر کے نام سے لوگ جانتے تھے ضرور تھے, مگر ان کے کلام سے آشنا اس قدر نہیں تھے کہ میر تقی میر کے. آج ہم جب اس پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارا منچ کے اوپر جو شعراء کلام پڑھتے ہیں, ہماری جو شاعری ہے کیا اس معیار کی ہے, تو بالکل نہیں پاتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جذبات سے کھیل کر کے لوگ اپنے واہ واہی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد باہر ہوتے ہیں. ان کے باہر ہوتے ہوتے وہ شاعر کا کلام لوگوں کے سننے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے, اور یہ بڑے افسوس کی بات. ڈاکٹر صاحب, سیتاپور جنپد میں جو ورتمان سمے میں غزلیں اور نظم نثر لکھا جا رہا ہے, اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ کام ہو رہا ہے؟ موجودہ دور میں جو سیتاپور ضلع میں نظمیں ہوں, شاعری ہو یا نثر ہو, ساہتیہ کے میدان میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بڑا اہم ہو رہا ہے. یقیناً دیکھا جائے تو ہمارے سیتاپور ضلع میں سینکڑوں شعراء ودبا اردو ہندی ہر دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں, لکھتے ہیں. اور شاعری میں تو بہت سے اچھے اچھے شاعر کوی ہمارے سدھولی میں بھی موجود ہیں, سیتاپور جنپد میں بھی موجود ہیں, اور یہ واقعی بہت اچھا کلام کہتے ہیں, یہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو مرزا غالب کے شعر کے لفظوں میں کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پرواہ, نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پرواہ, میرے اشعار میں معنی نہ صحیح نہ صحیح. تو ہمارے سیتاپور جنپد کے جو ساہتکار, ادیب, شاعر کسی بھی قصبے سے تعلق رکھتے ہوں, بہت اچھا کلام کہتے ہیں. میں نے ابھی ان کے کلام کو سنا ہے, پڑھا ہے, دیکھا ہے, واقعی بہت اچھا کلام کہتے ہیں. اور اس سے میرا سیتاپور ضلع اپنے لکھنؤ سے قریب ہونے کی بنیاد پہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے. مجھے لکھنؤ میں شاعری کے میدان میں بہت ہی پیاسی گنگا لگ رہی ہے. وہاں کی شاعری بہت پیچھے جا رہی ہے, سیتاپور کی شاعری بہت آگے جا رہی ہے, اور میں اس سے بہت مطمئن ہوں کہ ہمارا سیتاپور ضلع لکھنؤ سے بھی اچھی شاعری کر رہا ہے, اور وہ لکھنؤ سے آگے بڑھنے کی کامیاب کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے میں سیتاپور ضلع کے تمام شعراء اور ساہتکاروں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ واقعی شعر کہتے ہیں, ساہتیہ کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ان کی اور ہم سب لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے. آپ نے بھی میر تقی میر کا ذکر کیا. میں اپنے پاٹھکوں کو آپ کچھ نمونے کلام بھی سنانا چاہتا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک آدھ نمونے کی کویتا کے ضرور سنائیں. چند اشعار الگ الگ غزلوں کے آپ کی سماعتوں کے آپ لوگوں تک پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تیرے غم سے پیار کر بیٹھے, جو تیرے غم سے پیار کر بیٹھے, وہ مقدر سنوار کر بیٹھے, خود کو ہم بے قرار کر بیٹھے, کیا کیا کیسے پیار کر بیٹھے, ہم تو بازی گئے محبت میں نقد دل اپنا ہار کر بیٹھے. یہ غم نا آشنا کے غم کو ہم مسرت شمار کر بیٹھے, جس سے کچھ بھی نہ مل سکا ہم کو, اس پہ سب کچھ نثار کر بیٹھے. انسان کی زندگی کیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہے, اس پہ میں نے ایک قطعے میں کہا تھا کہ ہر نفس حاصل سعادت ہے,
नफ्स माने सांस, हर नफ्स हासिल सआदत है, सर बसर इर्तिकाए अजमत है, तू ही गफलत शियार है वरना जिंदगी तेरी एक इबादत है, जिंदगी तेरी एक इबादत है। और आज की शायरी से मैंने मुतासिर होकर कहा था, तू उस उजाले से तीरगी बेहतर, तीरगी माने अंधेरा, उस उजाले से तीरगी बेहतर, ऐसी इशरत से है गम बेहतर, ऐसी इशरत से है गमी बेहतर, जो तेरी फिक्र को असीर करे, जो तेरी फिक्र को असीर करे, उस अमीरी से मुफलिसी बेहतर। शायर किस कदर अपने आप को कलाम कहने से पहले मुसीबतों परेशानियों से दोचार होता है। लफ्ज़ माने के पुरकशिश मलबूस फ़िक्र एहसास को पिन्हाता हूँ, शायरी की ज़ुबान में रिज़वां नग़्मे ज़िंदगी सुनाता हूँ, शायरी की ज़ुबान में रिज़वां नग़्मे ज़िंदगी सुनाता हूँ। और शेर अफलासो भूखमरी पे कहिए, शेर अफलासो भूखमरी पे कहिए, ये मेरी तबाह की मजाल नहीं, ऐ गमे दर मैं वो शायर हूँ जिसमें कम ज़र्फ़। एक बहुत मशहूर गज़ल है मेरी कि इस शेर में सच बात का दस्तूर नहीं, इस शेर में सच बात का दस्तूर नहीं है, लगता है यहाँ कोई भी मंसूर नहीं है। इसके भी चंद अशार में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस शहर में सच बात का दस्तूर नहीं है, इस शहर में सच बात का दस्तूर नहीं है, लगता है यहाँ कोई भी मंसूर नहीं है। मंसूर मैंने एक तलमी के तौर पर इस्तेमाल किया है। मंसूर सच बात कहने के लिए फांसी के फंदे पे लटक गए थे, उसी जानिब मेरा इशारा है कि इस शहर में सच बात का दस्तूर नहीं है, लगता है यहाँ कोई भी मंसूर नहीं है। और जब अज़्म सलामत है तो इसका भी यकीन है, जब अज़्म सलामत है तो इसका भी यकीन है, मंजिल मेरे कदमों से बहुत दूर नहीं है। और रुमानी एक शेर है, जो टूट गिरे गुल तो कशिश फिर नहीं उसमें, जो टूट गिरे गुल तो कशिश फिर नहीं उसमें, वो हुस्न भला क्या है जो मगरूर नहीं है, वो हुस्न भला क्या है जो मगरूर है। और ये शेर ख़ास तौर से कि तारीक पहाड़ों का सफ़र क्यों है अरिज़मा, तारीक पहाड़ों का सफ़र क्यों है अरिज़मा, तकदीर में क्या मेरे कोई टूर नहीं है। और मौजूदा हालात के तहत देखा जाए तो ये शेर ख़ास तौर से कि ज़ालिम तेरा ये जुल्म खा जाएगा एक दिन, ज़ालिम तेरा ये जुल्म खा जाएगा एक दिन, इंसाफ मिले इसका वो दिन दूर नहीं है। इस शेर में सच बात का दस्तूर नहीं है, लगता है यहाँ कोई भी मंसूर नहीं है। सब नए शोरा जो शेर व शायरी लिख रहे हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हमारे सीतापुर या कहीं के भी जो हिंदी या उर्दू में कविताएं और शायरी कर रहे हैं उनके लिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो अपने दौर में जो कुछ देखते हैं उसको भी नज़्म करें और अदब के साथ, साहित्य के साथ वो खिदमत करें जो उनके न रहने के बाद भी उन्हें ज़िंदा रखा जा सके। हमारी अदब से भरी हुई ज़िंदगी को लोग पढ़ें तो ये समझ सकें कि ऐसे दौर में इन्होंने शायरी की है, ऐसे दौर में साहित्य को इन्होंने परवान चढ़ाया है कि जिसकी ज़रूरत हर ज़माने में रही है। इनका कलाम, इनका शायरी पे मुबनी कविताएं, साहित्य आज नहीं तो कल ये पढ़ी जाएंगी और अदब में एक आला मकाम हासिल करेंगी और इससे उनको भी, उनके कलाम को भी ज़िंदा रखने का एक बेहतरीन ज़रिया हासिल होगा। हम तो यही अपने दौर के, अपने ज़माने के साहित्यकारों और शायरों से कहना चाहेंगे कि जो भी बात शेर के या साहित्य के पैराए में कहें वो बहुत ही मियारी और बहुत ही वज़न पे मुबनी हो। चलती हुई या हवाई बातें मत करें,
اس سے ان کا ادب آگے نہیں بڑھے گا، وہ ادبی دنیا میں نام نہیں پیدا کر پائیں گے۔ ادبی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر شاعری کریں، اور یہی میرا ان سے آخری پیغام بھی ہے کہ وہ آج کے حالات کو بھی نظم کریں اور وہ چیز اپنے شعر میں، اپنے ساہتیہ میں جگہ دیں جس کی ضرورت کل محسوس کی جائے گی، اس لیے کہ فانی کے لفظوں میں شاعر 100 سال آگے دیکھتا ہے اور اسی بات کو وہ کہہ جاتا ہے۔ ہم انہی باتوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر